जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल की क्लास में स्वागत करता हूं और ये जो है हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है बिहार स्पेशल की और ये जो क्लास है पूर्ण रूप से जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपके ये जो है जितनी भी अभी एग्जाम आपके होने वाले हैं जैसे कि बिहार एसएससी है, बीपीएससी है, इन सभी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। ठीक है, बिहार का जितना भी पुराना इतिहास है वो सारा आज कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ जितना हो सके आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है वहां से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार में देखेंगे कि कहाँ से बिहार का जो है इतिहास स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले प्राचीन बिहार में देखेंगे हम लोग पाषाण काल, इसके बाद फिर वैदिक काल, फिर देखेंगे हम महाजनपद काल, फिर मौर्य एवं गुप्त वंश और फिर लास्ट में है बौद्ध एवं जैन धर्म। इस तरह से सारे कवर करके हम लोग जो है आज प्राचीन बिहार को ही खत्म करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। पाषाण काल से शुरू करेंगे। कुछ बिहार के स्रोत कहाँ कहाँ से हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, इन सभी के बारे में जो है देख लेते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत कौन कौन से प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत हैं तो अभी जस्ट बताया आपको। सबसे पहले देखिए, प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक और साहित्यिक। दो प्रकार के स्रोत होते हैं, आप सभी को पता है पुरातात्विक कौन से होते हैं और साहित्यिक कौन से होते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे तो पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो सारण वाला क्षेत्र है, चेचर वैशाली वाला क्षेत्र है, मनेर पटना एवं सोनपुर सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। जो पुरातात्विक स्रोत कौन क्या होता है, तो जैसे वहां के जितने भी पुरातत्व से रिलेटेड जैसे कि आपका अभिलेख है, बर्तन है और वहां की संस्कृति है और अब बहुत सारे आपको किला मिलेंगे, पुरानी जो है सिक्के और औजार हथियार, जितना सारा कुछ मिलता है ना वो पुरातत्व बोलते हैं उसे हम। ठीक है, और ये सब जो है मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर और सोनपुर इन सभी जगहों से ये चीजें प्राप्त हुई हैं। ताम्र प्रस्तर वस्तुएं अर्थात तांबे और जो है पत्थर की वस्तुएं, मृदभांड मतलब बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मौर्यकालीन अभिलेख जैसे लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा आदि स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं। जो मौर्यकालीन अभिलेख है ये तीन जगहों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं हैं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक हैं बराबर की गुफाएं। ठीक है, खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि जो है पुरातात्विक स्रोत हैं। जैसे कि आप खुदाई करते हो वहां से आपको बहुत सारे मनके हैं, सिक्के हैं, मनके मतलब मोती सिक्के और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पुराने जमाने में लोग यूज किया करते थे, उनका प्रयोग करते थे अपने दैनिक जीवन में। वो सभी चीजें जब मिलती हैं, मूर्तियां हैं, पत्थर हैं, उन सभी को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। तो ऐसे स्रोत जो लिपिबद्ध हुए हैं उन्हें हम साहित्यिक स्रोत में के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप देखेंगे रामायण साहित्यिक स्रोत में है, रामायण, महाभारत, पुराण। बौद्ध रचनाओं की बात करेंगे तो अंगुत्तर निकाय है, दीर्घ निकाय है, विनय पिटक है। जैन रचनाओं की बात करेंगे तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है भगवती सूत्र आदि प्रमुख जो है साहित्यिक स्रोत है। ये सभी कैसे स्रोत हैं, तो ये सभी जो है साहित्यिक स्रोत हैं आपके। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो इसके अतिरिक्त जो है यात्रियों के विवरण होते हैं। जैसे दूसरे देश के जितने भी यात्री आते थे वो सभी जो है मतलब यहाँ की घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जो है लिखते रहते थे, उन्हें अपने नोट्स में लिपिबद्ध करते रहते थे। इसी को जो है यात्रियों का ब्यूरर कहते हैं। जैसे मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका और इसने जो है पाटलिपुत्र का जितना भी वहां का राज प्रशासन था वो सबका वर्णन किया हुआ था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जो राज प्रशासन था उसका पूरा वर्णन किया था। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी यहाँ से बहुत ज्यादा मिलती है।
फाइयान फाइयान जो है चीन का यात्री था और ये जो है चीन से आया था। फाइयान है, इत्सिंग है, ह्वेनसांग है, इनके जो यात्रा वृत्तांत है, इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांतों में बहुत सारे भारत के बारे में जानकारियां दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त और इनके द्वारा जो है अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी गई थी, जो राजनीति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती थी। अब हम बात करेंगे पाषाण काल की। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो पाषाण काल की बात करेंगे तो सबसे पहले है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में जो है, इस काल में मानव आखेटक अर्थात शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। मतलब यहाँ पे जो है, जो मानव था इस काल का, वो जो है शिकारी था, शिकार करता था, और खाद्य संग्राहक अर्थात खाद्य को, जो आपका भोजन था, खाद्य अर्थात भोजन को जो है संग्रह करता था, भोजन का संग्रहण करना सीख गया था। ठीक है, अगला है दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि जो है प्राप्त हुए थे। कहाँ कहाँ से? तो मुंगेर और नालंदा वाला जो आपका क्षेत्र है, यहाँ से जो है खुरदुरे पत्थर, नुकीले टाइप के, ठीक है, ऐसे जो नुकीले पत्थर होते हैं, कुल्हाड़ी आपको देखने को यहाँ के मिलेगी। ठीक है, कुल्हाड़ी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। फिर चाकू, खुरपी, ये सब चीजें यहाँ से जो है प्राप्त होती हैं। ठीक है, और ये अवशेष जो है लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। 1 लाख ईसा पूर्व मतलब कि इसमें जो आपका जीसस क्राइस्ट थे, उसके 1 लाख वर्ष पहले, उसका मतलब होता है 1 लाख वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, ये जो है इनका प्रमुख विवरण था। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हो गया, इस फिर बात करेंगे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। इसमें, इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। अब जो है पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आने के बाद जो है एक चीज बदल जाती है, ये लोग जो है पशुओं को पालने भी लगते हैं। ठीक है, पशुपालक हो जाता है। जैसे सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था, कुत्ता जो है सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया था। और इस काल में भी जो है मानव जो था वो अखेटक मतलब शिकार करता था, भोजन का संरक्षण करता था, पशुओं को पालता था और उनसे जो है दूध, मक्खन, ये सब जो है बनाते थे ये लोग। तो और सबसे पहला अगर पूछता है आपसे कि पहला पशु कौन सा है जिसे पालतू बनाया गया था, वो था कुत्ता। ठीक है, फिर हम बात करेंगे तो दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार भी प्राप्त हुए हैं। और ये इन औजारों का जो प्रयोग है वो जो है शिकार करने के लिए प्रयोग करते थे, मांस को फाड़ने के लिए, चीर फाड़ करने के लिए मांस को इसका प्रयोग करते थे। और जानवरों के शिकार के लिए सबसे ज्यादा ये औजार प्रयोग होते थे। ये अवशेष जो है लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं, जो है आपके मध्य पाषाण काल के जो अवशेष हैं। फिर हम बात करेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करेंगे तो इस काल में जो मानव है वो खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास भी करने लगा था। जो मानवीय बस्तियां थी, ये जो है बस्तियों में निवास करने लगा था। मतलब कि देखा जाए तो समूह में रहने लगे थे ये लोग। ठीक है, नवपाषाण काल आते आते जो है ये लोग समूह में रहना शुरू कर दिया था। और ये खाद्य मतलब उत्पादक हो गया था। पहले संग्राहक था लेकिन अब उत्पादक हो गया है। क्या करता है कि अब जो यहाँ पर खेती बाड़ी होने लगी थी, या खेती शुरू हो गई थी। नवपाषाण काल के अवशेष जो है बिहार के मैदानी भागों में प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेरपटना, सनुआर, रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार भी प्राप्त हुए हैं। कैमूर की जो पहाड़ियां हैं, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों में, नेवादा और जमुई जैसे जो क्षेत्र हैं, वहां पर गुफाओं में जो गुफाएं बनी थी, उनमें जो है गुफा चित्र भी देखने को मिलते हैं। और ये जो अवशेष है नवपाषाण काल के, ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल। वेरी इंपॉर्टेंट है ताम्रपाषाण काल। इसमें जो है ये जो है चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से जो है ताम्रपाषाण काल के भी अवशेष मिलते हैं। और इस काल में जो पत्थर के औजार हैं, इसके अतिरिक्त जो है ताम्र उपयोग के प्रमाण भी मिलते हैं, अर्थात तांबे के भी औजार यहाँ पे ताम्रपाषाण काल में देखने को मिलते हैं। सब तभी इसका नाम जो है ताम्रपाषाण काल पड़ गया। ठीक है, ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। और यहीं से आपका 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से तो आपका जो है वैदिक काल शुरू हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया।
क्योंकि इस सभ्यता का जो इतिहास है ये वेदों पर आधारित है। किस पर आधारित है? वेदों पर आधारित है। और वैदिक सभ्यता को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो वर्ग हैं? पहला है पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व में है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में है। ठीक है। और पूर्व वैदिक काल जो ऋग्वैदिक सभ्यता का जो विस्तार है ये बिहार क्षेत्र में नहीं था, जो पूर्व वैदिक काल है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यों का विस्तार जो है गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था। जो आपकी गंडक नदी है, आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये जब बिहार यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ तक जो है गंडक नदी का जो है आपका विस्तार पाया गया है। तो जो है गंडक नदी तक जो है उत्तर वैदिक काल का विस्तार हो चुका था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की जो प्रथम चर्चा है शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है। मतलब पहले बिहार नाम नहीं था, पहले क्या था? विदेह था। और जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है, जो तिरहुत और मिथिला वाला क्षेत्र है उसको दर्शाता था विदेह। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात शब्द से भी संबोधित किया गया है। अगर आपसे पूछता है कभी कि जो है ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो याद रखिएगा क्रिकट और व्रात दो ऐसे शब्द हैं जिनसे इस बिहार को संबोधित किया गया था। वराह पुराण में जो है कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वराह पुराण जो है आपका, इसमें कीकट को अपवित्र प्रदेश के नाम से भी यहाँ पर जाना गया है। अब हम बात करेंगे महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और ये क्वेश्चन जो है हजारों बार पूछा गया है कि जो है आपका महाजनपद जो काल है इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय पहले है, अंगुत्तर निकाय, और दूसरा है आपका भगवती सूत्र, ये याद रखेंगे। ठीक है। 16 महाजनपद, तीन महाजनपद का विस्तार जो क्षेत्र है ये बिहार में था। 16 में से 3 जो ऐसे महाजनपद थे जिनका बिहार क्षेत्र जो है बिहार क्षेत्र में आता था। और कौन कौन से थे? तो पहला था वज्जी, लिच्छवी, जो वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में था। मगध की बात करेंगे तो ये पटना, गया और नालंदा वाले क्षेत्र में स्थित था। और तीसरा है अंग की बात करेंगे तो ये भागलपुर से और मुंगेर क्षेत्र, इन पूरे क्षेत्र को कवर किया हुआ था अंग, जो आपका अंग महाजनपद है। अब हम बात करेंगे वज्जी संघ महाजनपद। तीनों महाजनपद के बारे में देखेंगे। तो पहला आपका वज्जी संघ जो है आपका महाजनपद, और वज्जी संघ जो है 8 राज्यों का संघ था। इसी को अट्ठकुल भी बोलते हैं। वज्जी जो है वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु, इस संघ के 8 जनपद थे। और वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था, याद रखिएगा। लिच्छवी जनपद जो है वज्जी संघ का सबसे प्रसिद्ध जनपद था। और लिच्छवी की जो राजधानी है ये बहुत बार पूछी गई है, इसकी भी राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की जो स्थापना है राजा विशाल ने की थी, इसलिए इसका नाम जो है वैशाली पड़ गया था। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। और ये बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी जो प्री एग्जाम लेती है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसको माना गया है? वो है लिच्छवी। ठीक है। नेक्स्ट आपका मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की बात करेंगे। मगध जो है राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है ये गिरिव्रज या राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। जो आपको पटना से लेकर के गया वाला क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में मगध का विस्तार देखने को मिलता है। मगध एवं अंग महाजनपद का जो वर्णन है सर्वप्रथम अथर्ववेद में देखने को मिलता है, ये भी आप रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपको अंग महाजनपद। तीसरा है आपका अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का जो विस्तार है ये भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। ठीक है। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी ये थी आपकी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। और अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हरा करके जो है मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। ठीक है।
जो आपका बिंबिसार था उसने ब्रह्मदत्त को हरा दिया था, और मगध शासक जो बिंबिसार था उसने जो है अंग को अपने मगध में भी मिला लिया था। और यहाँ से जो है आपका फिर हर्यक वंश स्टार्ट होता है। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? तो वो था हर्यक वंश, याद रखिएगा। और हर्यक वंश के बारे में जो है जानकारी आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास पसंद आया है, क्लास को सभी लोग जो है लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। ये जो है जितने भी हमारे द्वारा छोटी छोटी क्लास आपके लिए करवाई जा रही हैं, आगे चल के आपको जो है पूरा एकदम से विस्तार देखने को मिलेगा। इसका रिवीजन भी करवाएंगे, इसलिए भी ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेकर आते ताकि आप सभी को जो है ज्यादा टाइम कन्वेंस ना हो, और मतलब ज्यादा टाइम आपका ना जाए, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको मिल सके। ठीक है, डेली हम लोग जो है क्लास करते हैं, और आप सभी लोग जो है क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए, और सभी लोग जो है एक दूसरे को शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।